हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका नवोदय क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र सेकंड पर हमारा सेशन कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें दोस्तों आज हमारा 15 लेक्चर नंबर 15 रिकॉर्ड होने जा रहा है। लेक्चर नंबर 15 होने जा रहा है, जिसमें आज दोस्तों हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों पर, फंडामेंटल राइट्स पर। दोस्तों, मौलिक अधिकार जो कि हमारे भारतीय संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है, जिसमें जब हमने संविधान की विशेषताओं पर विशेष चर्चा की थी, उसमें भी हमने देखा था कि हमारे जो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, वो हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है। और कहें कि किसी भी शासन व्यवस्था में अगर लोकतंत्र को स्थापित करना है तो वहां पर मौलिक अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजेबल होने जा रहा है। दोस्तों, ये बहुत लंबा एक लेक्चर होने जाएगा। इसमें हो सकता है हम 2 पार्ट में इस पूरे सेशन को कंप्लीट करें, मौलिक अधिकारों के सेशन को। दोस्तों, इसमें सेशन में आपको इतना कह सकते हैं कि ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट है भारतीय संविधान का, कि जिस प्रकार से संविधान का आपको पता होना आवश्यक होता है, उसी प्रकार से संविधान का ये भाग 3, संविधान के जो भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं, जिसमें बात की गई है आपसे मौलिक अधिकारों की। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग है हमारे संविधान का। ठीक है, और प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों इस सेशन से, इस सेक्शन से क्वेश्चन 100% आता ही आता है, मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए इसमें हम टोटल अधिकारों की बात करेंगे। हमारे संविधान ने हमें अर्थात नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है, कितने प्रकार के अधिकार हमको दिए हुए हैं, जिस कारण से दोस्तों हमारे देश में एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित हो पाई है। चलिए, तो इससे संबंधित टोटल आज चर्चा होगी दोस्तों, है ना। और इसके अलावा जो भी स्टूडेंट हमारे सेशन में पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, उन सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हम बीए के सभी विषयों को, सभी सब्जेक्टों को पूरे विस्तार पूर्वक और आपके सिलेबस के अनुसार पढ़ाते हैं दोस्तों, जिसमें हम साथ में आपको एक क्लास नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं। इन सब के अलावा अगर आपको कोई डाउट आता है तो हम डाउट के लिए आपके लिए दोस्तों कमेंट सेक्शन के अलावा हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसी सुविधाएं भी आपको जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़कर अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, जिसका आपको तुरंत जवाब मिलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के सेशन की। दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारे लेक्चर ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप हमारे सभी लेक्चरों को विषय अनुसार पढ़ना चाहते हैं, तो दोस्तों प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पर क्रिएट कर दी गई है। प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर के दोस्तों आपको सभी जितने भी सब्जेक्ट हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं या पढ़ा चुके हैं, उन सबके वीडियो, उन सबकी क्लासेस आपको क्रम अनुसार मिल जाएगी। सभी की प्लेलिस्ट अलग अलग चैनल पर बना दी गई है, आप प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देखिए जरूर। ठीक है, और दोस्तों जिनको भी व्हाट्सएप नंबर चाहिए वो यहाँ से नंबर ले सकते हैं हमारे। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल दोस्तों, टेलीग्राम पर लिंक है हमारी लोधाजी क्लासेस, टेलीग्राम पर जाइए और लोधाजी क्लासेस सर्च कीजिए, वहां पर आपको हमारा ग्रुप नजर आ जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। सभी क्लास नोट्स और क्लास के जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, सभी आपको वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आपकी कोई सी भी क्लास मिस ना हो। ठीक है, चलिए इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अपने सेशन में। दोस्तों बात करेंगे आज के सेशन में यूनिट कंप्लीट, हमारी यूनिट फर्स्ट हमारी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। आज से हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम बात करेंगे मौलिक अधिकारों की। दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो सबसे इंपॉर्टेंट जितने भी पार्ट है, इसमें जितना भी हमको पढ़ना है दोस्तों, उन सब पर हमारी एक आज पूरी समग्र चर्चा होगी, पूरी विशेष चर्चा होगी। ठीक है, जिसमें दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट आज के बाद आपके अंदर नहीं रहने वाला है। एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको आज की इस क्लास में मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम कंटिन्यूअसली बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों की। उसके बाद राज्य के नीति निदेशक तत्व अर्थात डीपीएसपी पर बात करेंगे। लास्ट में हमारा सेशन होगा सूचना के अधिकार पर, है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन पर। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम इस स्लाइड में आपको टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड करते हैं। वो प्रश्न में अभी कुछ क्लासेस में आउट रखूंगा, कुछ क्लासेस में नहीं लाने वाला हूं। उसका विशेष कारण है कि हमारा जो ये पूरा कंटिन्यूअसली जो ये सब्जेक्ट चल रहा है,
इसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन जो है संविधान से संबंधित है। तो संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आवश्यक क्वेश्चन बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चनों की एक अलग से सीरीज में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसमें संविधान से संबंधित टोटल क्वेश्चन आपको वहां पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करने से पहले आप जान लीजिए कि आज का हम इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मौलिक अधिकारों का अर्थ और मौलिक अधिकार दोनों हमको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा, अर्थात डेफिनेशन और मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें विस्तार से जानने का मौका मिलेगा। तो मूल अधिकारों के अर्थ से हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मूल अधिकारों का अर्थ क्या होता है, एक सबसे पहले आप इसका एक व्यवहारिक रूप समझ लीजिए कि मूल अधिकार होते क्या है। मूल अधिकार आप देखिए, थ्योरेटिकल आप आसानी से पढ़ सकते हैं, स्लाइड पर आसान भाषा में है। पहले आप इसका व्यवहारिक पक्ष समझ लीजिए। अगर आपको व्यवहारिक रूप से पता है कि ये मौलिक अधिकार होते क्या है, जो हमें संविधान देने की बात करता है, जो हमें हमारा भारतीय शासन जो कानून व्यवस्था है वो हमको जो है मौलिक अधिकार प्रोवाइड करती है और हमारा न्यायालय उन अधिकारों की रक्षा करता है, तो ये दरअसल होते क्या है, ये अधिकार। ठीक है, चलिए अगर हम ऐसे बात करें दोस्तों कि मौलिक अधिकार जो हमें संविधान देता है वो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो इनको आसान भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है कि किसी भी देश के नागरिक अगर अपना पूर्ण विकास करना चाहे, अगर वो सफलता के साथ अर्थात स्वतंत्रता पूर्वक कोई व्यापार करना चाहे या जीवन से जुड़ी हर एक आवश्यक वस्तु वो आसानी से स्वतंत्रता पूर्वक प्राप्त करना चाहे, या अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए दोस्तों उसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन होते हैं वो अपना प्राप्त करना चाहे, तो उन सब के लिए उसके पास होना चाहिए अधिकार। ठीक है, तो जब उसके पास अधिकार होंगे, अर्थात नागरिक के पास, जनता के पास, समाज के पास जब नागरिक अधिकार होंगे तभी वो कहीं ना कहीं अपना विकास कर पाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों अपना अर्थात नागरिक अपना स्वयं का विकास कर सके और उस विकास में शासन जो है उसका सहयोग करे, ना कि उसके मार्ग की बाधा बने, इसके लिए ही हमारा संविधान हमें कुछ अधिकार प्रोवाइड करता है, कुछ अधिकार हमें लिखित रूप से देता है। और ये अधिकार दोस्तों प्रकृति में ऐसे होते हैं जिनका उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, ना कोई व्यक्ति कर सकता है, ना ही शासन के तीनों अंग अर्थात ना तो कार्यपालिका कर सकती, कार्यपालिका अर्थात जितने भी प्रशासनिक विभाग है हमारे भारत में, एक कांस्टेबल से लेकर के दोस्तों कलेक्टर तक के जितने भी पद आते हैं, सरकारी पद, जितने भी आप बाजार में जितने भी सरकारी पद देखते हो वो सब के सब दोस्तों कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, तो वो भी आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। इसके अलावा संसद भी आपके अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती और ना ही न्यायपालिका आपके अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो अधिकार है दोस्तों ये कार्यपालिका, विधायिका या न्यायपालिका आपको नहीं देती है, बल्कि भारत का सर्वोच्च संविधान आपको ये अधिकार प्रोवाइड करता है। यही कारण है कि ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता और ये अधिकार आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से इन अधिकारों की ये परिभाषा थी। अब जरा आइए स्लाइड पर, अब स्लाइड पर इसका एक थ्योरेटिकल पार्ट समझने का हम प्रयास करते हैं। भारतीय संविधान में दोस्तों एक मिनट पेन ले लेता हूं मैं। ओके, तो भारतीय संविधान भारत में लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों कुछ मिसप्रिंट है, इस पर प्लीज ध्यान ना दें और जब आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो इसको भी ठीक कर लें। ठीक है, तो हमारा भारत का जो संविधान है दोस्तों, संविधान नागरिकों को अपने विकास के लिए कुछ अधिकार प्रदान करता है। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो नागरिकों के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, इसी कारण संविधान द्वारा ये जनता को दिए जाते हैं। देखिए, जो हमने इससे पहले व्यवहारिक रूप से समझा, स्लाइड में भी सब कुछ वो का वही है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है दोस्तों, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ ना आए, एकदम आसान भाषा में और एकदम सिंपल है। मौलिक अधिकार से इतना सा है कि भारतीय संविधान के द्वारा भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनके सहयोग से या जिनके द्वारा नागरिक अपना पूर्ण विकास कर सके और साथ ही साथ में उन अधिकारों का उल्लंघन कोई भी नहीं कर सकता, चाहे वो व्यक्ति हो या शासन का ही कोई अंग क्यों ना हो। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये अधिकार व्यक्ति के पूर्ण भौतिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं।
जितने भी अधिकार हमें संविधान प्रदान करता है दोस्तों, ये सभी व्यक्ति के भौतिक और मानसिक विकास के लिए आवश्यक होता है और इनके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। और इनका जिक्र दोस्तों संविधान में स्पष्ट रूप से किया गया है। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि लिखित रूप से स्पष्ट रूप से संविधान नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है। इसी कारण से कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता, आपके अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब दरअसल ये अधिकार होते क्या क्या है दोस्तों, ये भी हमको पढ़ने को आगे की स्लाइड में मिलने वाला है। कौन कौन से अधिकार हमारा संविधान हमें स्पष्ट रूप से प्रदान करता है दोस्तों। तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अगर बात करें हम दोस्तों, तो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, अच्छा मुझे बताइए हमारा संविधान कब बना था। अगर आपने सेशन भारतीय संविधान का सेशन अच्छे से देखा होगा, उसे समझा होगा, तो आप जरूर बता पाएंगे मुझे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो चुका था, ठीक है। और उसी समय संविधान के कुछ अनुच्छेद भी लागू हो चुके थे। शेष अनुच्छेद जो बचे हुए थे बाकी के 26 जनवरी 1950 को लागू हुए थे, है ना। और उसी को हमने संविधान लागू दिवस मनाया था, उसी को हमने संविधान लागू होने का दिन कहा था 26 जनवरी को, ठीक है। तो दोस्तों जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, जब पहली बार लागू हुआ था, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ है 26 जनवरी को हुआ, जब उसको हम बोलेंगे मूल संविधान। जब पहली बार हमारा संविधान बनकर आया, उस समय संविधान में दोस्तों 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हमें संविधान के द्वारा प्रोवाइड किए गए थे, प्रदान किए गए थे, ठीक है। उसके बाद में होता कुछ यूं है दोस्तों, 1976 में अर्थात 42वें संविधान संशोधन में सरकार के द्वारा अर्थात संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में, या कहें कि संविधान के भाग 3 में जहां मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें कुछ परिवर्तन किए गए। और उन्हीं परिवर्तनों के तहत ही दोस्तों एक जो छठा अधिकार था हमारा संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को हटा करके उसे फिर कानूनी अधिकार की संज्ञा में डाल दिया, अर्थात कि मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक है। तो जब पहले अर्थात मूल संविधान में हमारे पास 7 प्रकार के अधिकार थे, तो अब संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद कितने अधिकार बचेंगे दोस्तों, तो 6 अधिकार शेष हमारे पास अब बचते हैं। और वर्तमान में भी हमारे पास में कुल 6 अधिकार हमारे पास आज भी मौजूद है, ठीक है। तो वो 6 अधिकार दोस्तों, उन 6 अधिकारों के बारे में ही हमको पढ़ने को मिलेगा। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमें संविधान के इस मौलिक अधिकारों का ही कुल अध्ययन करना है, ठीक है। अब दोस्तों वो 6 अधिकार कौन कौन से हैं, जरा उनको विस्तार से आप जान लीजिए। उसके बाद में दोस्तों सभी 6 अधिकारों पर हम एक जो है विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहला आपका अधिकार है समानता का अधिकार। अब ये समानता का अधिकार क्या होता है दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी 6 अधिकारों पर। इसीलिए मैंने कहा है कि ये सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें एक एक पार्ट पर हम एक काफी विस्तार से बात करने वाले, विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, ताकि आपसे एग्जाम में कितना भी क्वेश्चन, कितना भी घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए तब भी आप उसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो सबसे पहला अधिकार आपका समानता का अधिकार, सेकेंड है स्वतंत्रता का अधिकार, नेक्स्ट शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, इसके अलावा लास्ट एंड 6वां है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, कोई भी अधिकार किसी से कम नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर हम जीवन की बात करें, किसी व्यक्ति के जीवन की बात करें, या किसी व्यक्ति के अस्तित्व की बात करें, या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास की बात करें दोस्तों, तो इसमें कुछ अधिकार ऐसे हैं जो व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब वो कौन कौन से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर भी है दोस्तों अब हम आगे एक एक करके और डिस्कस करने वाले, एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम हमारे मौलिक अधिकारों के पहला अधिकार समानता के अधिकार पर। दोस्तों जब हम समानता के अधिकार की बात करते हैं तो समानता का अधिकार हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें प्रोवाइड किए गए हैं। बस आपको ये विशेषकर याद रखना है, समानता का अधिकार कहां से कहां तक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक। और ये आप सभी को याद होगा और होना चाहिए कि हमें सभी जो मौलिक अधिकार है, हमारे मूल अधिकार है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, वो सबके सब संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं, भाग 3 में दिए गए हैं, ठीक है। और समानता उसमें 6 अधिकार है।
संविधान के भाग 3 में हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उस मौलिक अधिकारों में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उन 6 मौलिक अधिकारों में पहला मौलिक अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, और उस समानता के अधिकार जो है दोस्तों वो हमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मिलेगा। ठीक है, 14 से लेकर के 18 तक हमको दिया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं समानता के अधिकार में। तो समानता के अधिकार में 5 प्रकार के अधिकार हमें देखने को मिलते हैं। 5 प्रकार के अधिकार हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। सबसे पहला है इसमें कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार। दूसरा है सामाजिक समानता का अधिकार। उसके बाद दोस्तों तीसरा है आपका सरकारी पदों पर दोस्तों अफसर की समता, अफसर की समानता का अधिकार। अस्पृश्यता का अंत, चौथा अस्पृश्यता का अंत, और 5 उपाधियों का अंत। चलिए अब इन पांचों को दोस्तों एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। कानून के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में दिया गया है, अनुच्छेद 14 में आपको प्रोवाइड किया गया है। क्या होता है ये कानून के समक्ष समता का अधिकार? तो दोस्तों कानून के समक्ष समता का अधिकार का अर्थ ये होता है कि कानून अर्थात कानून के सामने जब भी कानून दोस्तों सभी के लिए समान रूप से लागू होगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव वो नहीं करेगा, चाहे व्यक्ति गरीब हो, चाहे व्यक्ति अमीर हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई राजनेता हो, दोस्तों कोई भी होगा तो उसके साथ में कानून भेदभाव नहीं करेगा। किसी अपराध के लिए जो धारा एक आम व्यक्ति पे लगती है वही धारा दोस्तों एक अमीर व्यक्ति पे लगेगी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो उद्योगपति हो, चाहे कोई भी वो सेलिब्रिटी हो। दोस्तों सभी को एक समान लेकर कानून चलेगा। ठीक है, तो ये दिया गया हमको अनुच्छेद 14 के अंतर्गत, और इस अधिकार में ही दोस्तों कहा गया है कि समान अपराध के लिए समान दंड की व्यवस्था इसके तहत की जाती है। अगर मान लीजिए कोई एक आम व्यक्ति है जिसने किसी की हत्या कर दी है, तो दोस्तों उसको जो दंड दिया जाएगा वही दंड उस व्यक्ति को भी दिया जाएगा जो दोस्तों बहुत ज्यादा अमीर है या कोई उद्योगपति है और उसने किसी की हत्या की है। अर्थात एक जैसा अपराध होने पर दंड भी एक जैसा दिया जाएगा, व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी को हम बोलेंगे कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून के समक्ष समता, अनुच्छेद 14। याद रहेगा आपको क्लियरिटी के साथ में? ओके, नेक्स्ट है सामाजिक समानता। दोस्तों सामाजिक समानता के अंतर्गत सिंपल सा हम कह सकते हैं इसमें अनुच्छेद 15 में यह दिया गया है दोस्तों कि शासन राज्य जो है हमसे किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं करेगा, किसी भी प्रकार में। अर्थ दोस्तों यहां पर 5 प्रकार यहां पर दिए गए हैं कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य हमसे किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। और यही होती है सामाजिक समानता कि जब राज्य हमसे किसी प्रकार का अर्थात समाज के विभिन्न वर्गों में किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव न करे, उसी को हम कहेंगे सामाजिक समानता का अधिकार। तो ये हमारा अधिकार है दोस्तों कि हमारे साथ में शासन अर्थात सरकार किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगी, चाहे वो नीची जाति से आया हो, चाहे वो उच्च वर्ग का हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे मजदूर हो, कोई भी होगा दोस्तों, शासन उसके साथ में भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सरकारी पदों पर अफसर की समानता। दोस्तों इससे आप भली भांति रूप से परिचित हैं कि जब भी कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है तो क्या वहां पर आपको से बोला जाता है कि अगर आप गरीब है तो ही ये पद भर सकते हैं, या कहें कि आप अगर सेलिब्रिटी हैं या आप उद्योगपति हैं या फिर आप पॉलिटिशियन है या फिर आप मजदूर वर्ग से आते हैं, तो इस प्रकार से क्या कोई भी वैकेंसी जो एग्जाम की आती है उसमें कुछ ऐसा होता है फुलफिल करने का होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। उसके साथ में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी को बोलते हैं हम अफसर की समानता। अर्थात सरकार जब भी कोई कार्य करने कोई वैकेंसी अर्थात कि कोई भी सुविधा देती है, जनता को प्रोवाइड करती है, तो उस सुविधा में दोस्तों किसी व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है सिवाय उसकी योग्यता के। ठीक है, जो सरकार हमसे वैकेंसी देती है, जब हम उसमें एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करते हैं दोस्तों, तो वहां पर हमसे योग्यताएं मांगी जाती है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि राज्य जो है हमसे योग्यता के आधार पर भेदभाव कर सकता है, योग्यता के आधार पर भेदभाव कर सकता है, और ये योग्यता के आधार पर ही भेदभाव है। अगर कह दिया है कि आप
जो भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने के लिए या यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट जरूर आवश्यक है। तो दोस्तों जिसने ग्रेजुएशन किया है वही यूपीएससी का फॉर्म भर सकता है, अन्यथा और कोई नहीं भर पाएगा। तो इसी को हम कहेंगे योग्यता के आधार पर भेदभाव करना, तो ये लागू है। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों सरकारी पदों पर अफसर की समानता, ये आपको अनुच्छेद 16 में देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 16 में देखने को मिलेगा आपको सरकारी पदों पर अफसर की समानता। इस संबंध में केवल देखिए दोस्तों, यहाँ केवल शब्द लगा हुआ है और संविधान में याद रखिए, आप जब भी आप किसी भी संविधान का अध्ययन करें तो वहां इस केवल शब्द को विशेषकर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये कह दिया गया है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर राज्य आपसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, शासन आपसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। किन किन आधारों पर दोस्तों? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर। यहाँ पर योग्यता शब्द नहीं लिखा गया है। ठीक है, तो ऐसे कुछ आधार है जिन पर भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन कुछ जो आपको यहाँ पर 4 से 5 आधार आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इन पर आपको सरकार कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत दिया गया है दोस्तों आपको इसमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 17 में आपको देखने को मिलेगा अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी को खत्म करना दोस्तों, यही इसमें व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। और इसमें दोस्तों अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। किसी भी प्रकार का आचरण अस्पृश्यता वाला, अनटचेबिलिटी वाला जो आचरण है दोस्तों, किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में आप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस प्रकार का व्यवहार करने पर शासन के द्वारा उसको दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है, उसको दंड दिया जाएगा जो भी इस प्रकार का कार्य करेगा। भेदभाव वाला, अनटचेबिलिटी वाला आप समझते हैं अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में लास्ट है दोस्तों समानता के अधिकार के अंतर्गत लास्ट है आपका उपाधियों का अंत। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि संविधान लागू होने से पहले कई प्रकार की उपाधियां हमारे यहाँ चला करती थी। जैसे उपाधियों की बात करें तो दोस्तों राजा महाराजाओं के समय में महाराजा की उपाधि दी जाती थी, विक्रमादित्य की उपाधि दी जाती थी, कई प्रकार की उपाधियां यहाँ पर जो है अपने आप में लोग ले लेते थे। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार की सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है ताकि समाज में एक समानता आ सके। अन्यथा कोई राज परिवार से है दोस्तों तो उनके पास अलग उपाधियां होती थी। आम नागरिक ही कहलाते थे, पिछड़ी हुई जातियां, मतलब इस प्रकार की कई प्रकार की जो हमारी पूरी समाज थी वो कई प्रकार के स्तरों में बटी हुई थी और उसका विशेष कारण ये उपाधियां ही थी। तो इसी कारण से दोस्तों इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ उपाधियों को खत्म कर दिया गया। संविधान लागू होते ही उपाधियों का अंत कर दिया गया। सिर्फ 2 क्षेत्रों में उपाधियों को सुरक्षित रखा है, बाकी सभी क्षेत्रों से उपाधियों को हटा दिया गया। और वो 2 क्षेत्र कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों सेवा का क्षेत्र, और दूसरा है आपका शिक्षा का क्षेत्र, जिसमें दोस्तों आपको कोई कॉलेज आपको उपाधि से दे सकता है। जैसे पीएचडी की उपाधि हो गई आपकी, एलएलएम की उपाधि हो गई आपकी, कई प्रकार की दोस्तों ऐसे जो है हाई जो मास्टर डिग्रियां होती है उनके तहत आपको उपाधि कॉलेज के द्वारा दी जाती है। और इसके अलावा दोस्तों सेवा अर्थात जो सैनिक सेवा है दोस्तों उसके अंतर्गत आपको उपाधियां मिल सकती है, दी जा सकती है। और इसी के साथ में एक व्यवस्था और की गई कि कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। कोई भी भारतीय नागरिक विदेशों से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। ये हुआ हमारा समानता का अधिकार कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अधिकार नंबर 2 पर। अधिकार नंबर 2 में हम बात करेंगे दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों हमारे संविधान की ये एक विशिष्ट आत्मा के रूप में उभर कर सामने आई है। स्वतंत्रता का अधिकार ही एक दोस्तों कह सकते हैं कि वो बिंदु है जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। ये स्वतंत्रता का अधिकार होना बहुत ही आवश्यक है जनता के लिए। तो इसी में दोस्तों किस प्रकार से इनको यह अधिकार दिया गया है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक आपको दिए जाते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार जैसे 19 से लेकर 22 तक के पार्ट में आपको अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इस पूरे पार्ट में, इस पूरे भाग में जो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 में ही आपको 6 अधिकार देखने को मिलेंगे जो बहुत आवश्यक है और उन पर हमारा पूरा फोकस होगा। पूरा अच्छे से उनको देखना है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना है। इसमें भी एज इट इज जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था, मूल अधिकारों में से
7 अधिकार हमको प्रारंभ में दिए गए थे संविधान में, बाद में एक अधिकार को हटा दिया गया था दोस्तों। तो वो एक अधिकार को जो हटाया था, जो स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार था, वो अधिकार हमारे इस अनुच्छेद 19 से 22 के अंदर से ही था दोस्तों, जिसे यहाँ से हटाया गया अनुच्छेद 19 के अंदर से ही था। तो स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो उसी के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे कौन से पार्ट से इसको हटाया गया था। चलिए, तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दोस्तों हम 2-3 प्रकार के अधिकारों की बात करेंगे। स्वतंत्रता किस किस प्रकार की हो सकती है? एक तो होती है एक वो स्वतंत्रता होती है जो पूरे समाज को दी जाती है सरकार के द्वारा, पूरे समाज को, ठीक है। और एक ऐसी स्वतंत्रता होगी जो व्यक्तिगत रूप से दी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर दी जाएगी, ठीक है। तो ये विशेषकर दो प्रकार की स्वतंत्रताओं को आप समझिए। एक नागरिक स्वतंत्रता होती है, जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, एक नागरिक स्वतंत्रता होती है। और नागरिक स्वतंत्रता क्या होगी? वो स्वतंत्रता जो सभी नागरिकों को समान रूप से दी गई हो, वो कहलाएगी आपकी नागरिक स्वतंत्रता। और एक आगे वाली स्लाइड में आने वाली है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्या होगी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता वो होगी जो प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी, प्रत्येक व्यक्ति के स्तर पर दी जाती है, ठीक है। तो नागरिक स्वतंत्रताओं की हम चर्चा करेंगे दोस्तों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 को पढ़ते वक्त हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दोस्तों हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली स्वतंत्रता जो है वो है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों को समाज के सामने, किसी के भी सामने अभिव्यक्त कर सकता है, इससे उसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। जैसा कि मैं आपके सामने मैं अपने विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं, ठीक है। तो ये मेरा मूल अधिकार है, मैं जैसा चाहूं वैसा आपको पढ़ा सकता हूं, जैसा चाहूं जो चाहूं मैं आपको बोल सकता हूं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे भी कुछ प्रतिबंध है। ऐसा नहीं कि मैं विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताओं के तहत अपने मनमानी भाषण दूं आपको। और मनमाना भाषण किसको कहेंगे? जिससे देश की एकता और अखंडता को नुकसान हो, या किसी अन्य समाज के नागरिकों को नुकसान हो, या हमारे विदेशी संबंधों में दरार पड़ जाए। तो इस प्रकार के अगर मेरे भाषण होंगे, इस प्रकार के अगर मेरे विचार होंगे, तो उन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो आम विचार होते हैं, आम अभिव्यक्ति होती है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, वो व्यक्ति का मूल अधिकार होता है। अर्थात कि इस वक्त मैं अपने मूल अधिकारों के तहत ही आपको यहाँ पर पढ़ा पा रहा हूँ, अपने मेरे विचार में आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, आपके सामने अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ। और इसी को कहते हैं दोस्तों विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत, इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रेस, भाषण, टीवी या इस प्रकार के जितने भी संसाधनों के माध्यम से आपको जो भी न्यूज आपको प्राप्त होती है, वो सब दोस्तों समाचार पत्र आदि सभी शामिल किए जाते हैं। और ये स्वतंत्रता असीमित नहीं होती है, सीमित होती है। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि मैं अपने विचार, अगर मेरे विचारों से अगर किसी को आहत नहीं हो रहा है, अगर किसी को कोई समस्या नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे स्वतंत्रता है पूरी अपने विचार अभिव्यक्त करने की। लेकिन अगर मेरे विचारों से, मेरी अभिव्यक्ति से किसी प्रकार का किसी अन्य को नुकसान होता है दोस्तों, तो उस जगह पर जाकर मेरे अधिकार सीमित हो जाएंगे, उस पर सरकार कंट्रोल करेगी, ठीक है। कंट्रोल कर सकती नहीं, करेगी, ओके। तो इस प्रकार से जो स्वतंत्रता के अधिकार है ये असीमित नहीं है, इनके पीछे भी युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं, युक्ति युक्त जो है प्रतिबंध का इस्तेमाल किया गया है। क्लियर हो पा रहा है? नेक्स्ट है दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत ही अगला है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार। जैसा कि वर्तमान में आप अच्छे से भली भांति रूप से देख रहे हैं दोस्तों, जैसा कि अभी भारत सरकार ने अर्थात केंद्र सरकार ने कृषि पर जो 3 बिल लेकर आई थी, कृषि पर 3 कानून आए थे, है ना, कृषि से संबंधित जो 3 कानून थे। आपको अच्छे से पता है कि दिल्ली में उसके पीछे जो है, उसके विरोध में किसानों के द्वारा प्रोटेक्शन किया जा रहा है और काफी लंबे समय से किया जा रहा था, जो अभी अभी सरकार ने जनता के अर्थात किसानों के दबाव में आकर के उन बिलों को वापस लिया है। बिल अर्थात उस कानून को, जो कानून सरकार लेकर आई थी, उस कानून को वापस लिया है। तो वहां पर किसानों ने क्या किया दोस्तों, दिल्ली में किसानों ने क्या किया, वहां पर जो है उन्होंने आंदोलन किया,
अर्थात बैठक की, सम्मेलन किया, तो वो कैसा था, शांतिपूर्ण सम्मेलन था। सिर्फ जाकर के उन्होंने बैठा, हथियार नहीं थे उनके पास में, किसी प्रकार का कोई विरोधाभासी भाषण नहीं किया उन्होंने, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने शांतिपूर्वक रूप से सम्मेलन किया, शांतिपूर्वक रूप से आंदोलन किया, शांतिपूर्वक रूप से बैठक की। ठीक है, तो इसकी आजादी हमें मूल अधिकारों के अंतर्गत ही दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी सरकार का कोई भी अंग, अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक अगर शांतिपूर्ण रूप से कहीं अगर कोई जो है आंदोलन करता है, तो उसे सरकार या शासन नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि वो जनता का मूल अधिकार है। ठीक है, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार जनता को दिया गया है। ठीक है, नागरिक अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए, नागरिक अपने विचारों का प्रसार प्रसार करने के लिए, और अस्त्र शस्त्रों के बिना, दोस्तों यहाँ विशेषकर याद रखिए कि जब भी सम्मेलन की बात आएगी, शांतिपूर्ण सम्मेलन की बात आएगी, तो उसमें अस्त्र शस्त्र नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है समुदाय या संघ बनाने की स्वतंत्रता। जैसा आप सब जानते हैं, वर्तमान में भी प्राचीन समय से ही दोस्तों, काफी समय, जब से हमारा संविधान लागू हुआ है, जब से हमारा देश आजाद हुआ है, या आजादी से पहले से ही आप कई प्रकार के संगठनों को देखते आ रहे हैं। जैसे राजनीतिक पार्टियां होती है दोस्तों, ये भी एक संगठन होते हैं, ये भी एक समुदाय होते हैं। और अगर छोटे से स्तर पे दोस्तों हम बात करें, तो हमारे ही क्षेत्र में जहां हम रहते हैं, उस कुछ दोस्तों कॉलोनी का एक समूह होता है पूरा, है ना। तो कुछ कॉलोनियों के समूह, कुछ एक कॉलोनी का समूह होता है, कुछ कॉलोनियों के समूह होते हैं, कुछ गांव के समूह होते हैं, कुछ शहरों के समूह होते हैं, अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होती है, कुछ संगठन होते हैं। दोस्तों ये भी आपके मूल अधिकार है। इन मूल अधिकारों के तहत ही आप किसी प्रकार के कोई संगठन बना सकते हैं। ठीक है, युक्ति युक्त निर्बंधनों के साथ में, युक्ति युक्त निर्बंधनों के साथ में, इसको विशेषकर याद रखिए। जब भी आप मूल अधिकार पढ़ेंगे, जब भी आपको मूल अधिकारों पर चर्चा करनी होगी दोस्तों, तो वहां पर युक्ति युक्त निर्बंधनों को आपको विशेषकर याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अर्थात आप पूरे भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, आपको पर कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, कहीं भी आप आसानी से पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। बस एक छोटी सी कंडीशन ये है दोस्तों कि जिन क्षेत्रों को सरकार ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, जिन क्षेत्रों में सरकार ने स्पष्ट रूप से वहां जाने के लिए मना किया हुआ है, उन क्षेत्रों को छोड़ करके पूरे भारत में आप कहीं भी आसानी से घूम फिर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है। और इसी प्रकार का दोस्तों एक अन्य अधिकार भी आपको प्रोवाइड किया जाता है स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत, जो है निवास करने की स्वतंत्रता। चाहे आप मध्य प्रदेश में रहिए, चाहे आप राजस्थान में रहिए, चाहे आप यूपी में रहे, छत्तीसगढ़ में रहे, उत्तरांचल में रहे, कहीं भी जाकर दोस्तों पूरे भारत के किसी भी कोने में जाकर आप निवास कर सकते हैं। आप पर कोई सी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। जैसा कि हमारे प्राचीन भारत हमको ये स्वतंत्रता नहीं देता था। पहले दोस्तों समाज के अनुसार, समाज में जो 3 वर्ग थे, 4 वर्ग थे, उन वर्गों के अनुसार ही उन्हें अपना कार्य करना पड़ता था। लेकिन दोस्तों जब से संविधान हमारा लागू हुआ है, तब से कोई भी व्यक्ति कोई सा भी व्यापार कर सकता है, जिसमें वो सक्षम है वो व्यापार कर सकता है अपना। ठीक है, सरकार या शासन। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे स्वतंत्रताओं के अधिकार, जो हमने 6 अधिकारों की बात की है यहाँ पर, वो 6 अधिकार हमारे कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। तो 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था संविधान का। देखिए संविधान लागू कब हुआ दोस्तों, हमारा 1950 में हुआ था, और पहला ही संशोधन अगले ही साल हो पड़ा। पहला ही संशोधन हमारा 1951 में हो गया। और इस संशोधन के द्वारा ही दोस्तों जो हमारे स्वतंत्रताओं के अधिकार थे, इन पर जो प्रतिबंध लगाए दोस्तों, वो अनुच्छेद माफ कीजिएगा 1951 के संशोधन में लगाए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूल हमारा संविधान था, उस संविधान में जो हमें स्वतंत्रताओं का अधिकार दिया गया था, उसमें हमारे अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। ये जो प्रतिबंध लगाए हैं दोस्तों, ये लगाए थे संविधान के 1951 के संशोधन के बाद में, या 1951 के संशोधन में। ठीक है, और किस आधार पर लगाया था, तो किस आधार पर लगाया था दोस्तों, आपको ये आधार पता होना ही चाहिए। आधार ये था दोस्तों कि अगर आपके मौलिक अधिकार, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार अगर देश की अखंडता के लिए चुनौती प्रकट करते हैं, या आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, या विदेशी संबंधों को सुरक्षित रखने में खतरा उत्पन्न करते हैं, तो इस स्थिति में आपके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है,
इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे, ये हमारी नागरिक स्वतंत्रता कंप्लीट हो चुकी है। स्वतंत्रता के अधिकार को हम अभी पढ़ रहे हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नागरिक स्वतंत्रता कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर दोस्तों। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के अंतर्गत हम बात करेंगे अनुच्छेद 20 पर। और अनुच्छेद 20 के अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले हमें यह देखना है कि इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको प्रोवाइड की गई है। 3 प्रकार के विशेष अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं। और वो 3 अधिकार कौन से, व्यक्तिगत बात कर रहा हूं दोस्तों। इससे पहले हमने नागरिक स्वतंत्रताओं की बात की थी, जिसमें सभी नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रताएं दी गई थी। और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो अब हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम उन स्वतंत्रताओं पर बात करेंगे जो व्यक्तिगत रूप से दी गई है दोस्तों। तो व्यक्तिगत रूप से जो स्वतंत्रताएं हमको प्रोवाइड की गई है, उसके अंतर्गत हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता, याद कहें कि 3 प्रकार के अधिकारों पर चर्चा करनी है। जिसमें दोस्तों पहला है हमारा, पहला अधिकार है, दोष सिद्धि के बिना किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जा सकता। कि जब तक अगर आपने कोई अपराध किया है या नहीं किया है, जब तक न्यायालय में आपको दोष सिद्ध नहीं ठहराया जा सकता, नहीं ठहराया जाता, तब तक आपको कोई भी दंड नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट एंड दूसरा है कि एक अपराध के लिए केवल एक ही बार सजा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक अपराध किया, कोई सा भी अपराध आप अपने अनुसार चुन सकते हैं उसको, है ना, कौन सा अपराध करने में सक्षम है आप, कि कोई भी अपराध आपने किया, ठीक है, और उस अपराध के लिए ऐसा नहीं है कि आज सजा हो गई, 6 महीने बाद फिर से सजा हो गई या 3 महीने बाद फिर से। तो एक अपराध के लिए केवल एक ही बार आपको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है, स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता आपको। अगर आप किसी केस में अपराधी हैं तो उस अपराध के तहत आपसे दोस्तों, आपके खिलाफ ही आपसे सबूत नहीं लिया जाएगा, आपको साक्षी बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। अर्थात कि आपसे, आपके अपराध के विरुद्ध ही आपसे बयान लेने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस प्रकार से नेक्स्ट है नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण। तो दोस्तों इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हमने 3 प्रकार की बातें की है, एक नागरिक स्वतंत्रता, एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और अभी लास्ट में हम चर्चा करेंगे दोस्तों नजरबंदी के विरुद्ध। नजरबंदी का अर्थ होता है गिरफ्तार करने के विरुद्ध। तो गिरफ्तारी के विरुद्ध जो अधिकार हमें प्रदान किया गया है, वो अधिकार वो ये है दोस्तों कि बंदी करने के जिस व्यक्ति को जो है दोस्तों गिरफ्तार किया गया है, उस व्यक्ति को ये अधिकार होगा कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, उसका कारण जानने का अधिकार उसके पास होगा। इसके बाद में उसे कोई भी वकील करने का अधिकार होगा। और एक इंपॉर्टेंट अधिकार और दिया जाता है, वो है ये कि उसे गिरफ्तारी के ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर उसे किसी भी निकटतम न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना ही होता है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए, कभी अगर गिरफ्तार होते हैं तो आपके पास में ये 3 अधिकार सुरक्षित है ना, कि आपको किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका कारण जानने का पूरा अधिकार है आपके पास में। इसके अलावा आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वकील कर सकते हैं, इसका अधिकार भी आपको मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दिया गया है। और आपको दोस्तों जब भी गिरफ्तार आपको किया जाता है तो गिरफ्तारी के ठीक 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायालय में अर्थात कोर्ट में पेश करना ही होता है। अर्थात जो भी अधिकारी आपको गिरफ्तार करता है, उस अधिकारी की ये ड्यूटी होती है, दायित्व होता है कि वो आपको 24 घंटे के अंदर आपको किसी भी न्यायालय में, जो भी निकटतम न्यायालय हो, उसमें पेश करेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारी ये स्वतंत्रताएं कंप्लीट होती है, अर्थात कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत दूसरा मौलिक अधिकार हमारा कंप्लीट होता है, जिसे हमने कहा था स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अधिकार नंबर 3 पर, जो हमें दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार दोस्तों हमें दिया गया है अनुच्छेद 22 से लेकर 24 में, 22, 23 और 24। तो 3 प्रकार के दोस्तों यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, अर्थात 2 प्रकार के, आप कीजिएगा, 2 प्रकार के अधिकार हमको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसमें प्रथम है दोस्तों मनुष्यों के क्रय विक्रय के विरुद्ध अधिकार। देखिए कुछ अधिकार ऐसे हैं जिसको आप दोस्तों स्पष्ट रूप से पहले से जानते हैं, बस उनको क्रम देना आपका काम होता है। कि जैसे आप, क्रम का अर्थ क्या होता है कि जो अधिकार, जैसे कि अब ये आपको अच्छी तरह से पता है कि भारत में अगर मनुष्यों का, अगर व्यक्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है, उसको बेचा या खरीदा जाता है, तो ये कानूनी रूप से अपराध है। अब ये तो आपको अच्छे से पता ही था और पहले से मालूम था, लेकिन ये कहां पर अपराध है, किसके तहत अपराध है? तो दोस्तों ये जिसको बेचा जा रहा है ना, उसका मौलिक अधिकार है ये।
इस कारण से जब भी हम किसी व्यक्ति को खरीदते हैं या बेचते हैं तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। इस कारण से ये कानूनी अपराध है, ठीक है। और इसके तहत कहां पर प्रोटेक्शन दिया गया है दोस्तों, तो वो अनुच्छेद 22 और 24 के अंतर्गत दिया गया है। 22 से 24 के अंतर्गत प्रोटेक्शन दिया गया है। और कौन से अधिकार के तहत, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में दोस्तों मानव का क्रय विक्रय भी आ जाएगा। मानव के क्रय विक्रय या बेगार पर रोक लगाई गई है। बेगार अर्थात ये होता है कि आप किसी व्यक्ति से उसकी क्षमता से ज्यादा कार्य करवा रहे हैं या उसकी तनख्वाह से ज्यादा काम करवा रहे हैं, वेतन कम देते हैं और कार्य ज्यादा करवाते हैं, इसी को बोलते हैं हम बेगार, ठीक है। तो इस पर भी रोक लगाई गई है। और इसी के साथ में दोस्तों इसमें एक अनुबंध और जोड़ा गया है बाल श्रम का। बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्लियर हो पाए ये, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता नंबर 4 पर, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकारों की, जो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक हमको प्रोवाइड किया गया है हमारे संविधान के द्वारा। तो यहां पर दोस्तों ये देखने को मिलता है, इसमें आप स्पष्ट रूप से इस तरह समझ सकते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रताओं के अधिकार के अंतर्गत सभी धर्मों को समान, जिस प्रकार से हमारे संविधान समझता है, सर्वधर्म समभाव की जो आधारशिला है हमारे भारत में दोस्तों, उसी के तहत ही इस अधिकार को लाया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और भारत के सभी नागरिकों को, सभी व्यक्तियों को ये अधिकार दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का आचरण कर सके, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में की उपासना कर सके, वो कोई सा भी धर्म माने, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ना तो किसी भी धर्म, चाहे वो किसी भी धर्म का हो और किसी भी धर्म का आचरण करे, उसे ना समाज रोक सकती है, ना कोई व्यक्ति रोक सकता है और ना ही शासन उसको रोक पाएगी। अर्थात वो पूरी तरह से किसी भी धर्म का आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। तो सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, जिसमें अल्पसंख्यकों की धार्मिक भावना की जो है सेवा की जा सके, रक्षा की जा सके। माफ कीजिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है वो। इसके बाद में दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे धार्मिक आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। ये आपको अनुच्छेद 25 में देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा मैंने आपको अभी समझाया कि कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी धर्म का आचरण कर सकता है, पूरी तरह से उसके लिए स्वतंत्र है वो। इसके बाद में अनुच्छेद 26 में दिया गया है धार्मिक मामलों के प्रबंध की व्यवस्था, स्वतंत्रता। जैसे कि अगर आप मंदिर बनाते हैं, अगर आप मस्जिद बनाते हैं, अगर आप गुरुद्वारा बनाते हैं, तो उनके में जो प्रबंध होगा दोस्तों, उसका प्रबंध आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। उसमें जो भी पैसा आता है, जो अनुदान आता है, उस अनुदान पर आपसे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा सरकार के द्वारा। इस प्रकार की आपको ये स्वतंत्रताएं दी जा रही है। हालांकि वो एक अलग बात है कि धार्मिक संस्थाएं अपने आप में कुछ इसका अनुचित उपयोग करती है। जैसे कि कई सारे धार्मिक स्थान ऐसे हैं दोस्तों जहां पर इतना अधिक पैसा आता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। और अधिकतर आजकल तो कुछ धार्मिक संस्थाएं ऐसी है जो अब ब्लैक मनी को व्हाइट करने के कार्य में लगी हुई है। तो हालांकि मैं किसी स्पेशल का नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। इस कारण से दोस्तों, है ना, तो किसी की भी भावनाओं को आहत करने का मेरा कार्य नहीं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप हर पहलू से परिचित हो, हर पहलू को भली भांति रूप से समझे, ठीक है। तो धार्मिक संस्थाएं बहुत सारी ऐसी है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहां पर दोस्तों इतना अधिक पैसा आता है कि अगर उसके ये कहें कि अगर एक साल की उन धार्मिक स्थानों की, धार्मिक संस्थानों की इनकम को अगर भारत में डाल दिया जाए ना, तो भारत की गरीबी को दूर किया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसा करेगा नहीं, है ना, वो एक अलग बात है। तो चलिए, धार्मिक स्वतंत्रताओं का अधिकार ये भी आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसी में शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने या ना करने से किसी को रोका नहीं जा सकता, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है ना। और ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसी शिक्षण संस्थान है, अर्थात स्कूल है या कॉलेज है, जो सरकार के द्वारा संचालित हो रहा है या सरकार से किसी भी प्रकार का अनुदान या आर्थिक सहायता प्राप्त करता है, तो उसमें धार्मिक जो है शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। हाँ, कुछ विशेष प्रबंध किए गए हैं अल्पसंख्यकों के लिए, वो एक अलग मैटर है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट है अधिकार नंबर 5 पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों देखा हमने संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि आपको अनुच्छेद 29 और 30 में प्रोवाइड किया गया है।
जिसमें दोस्तों अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार दिया गया है। जो अधिकार है आपको अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद माफ कीजिए 29 के तहत, अनुच्छेद 29 में आपको ये अधिकार प्रोवाइड किया गया है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा चेक करते हैं, पेन वगैरह चेंज होगा। और इनका कुछ समझ नहीं आता है। ओके, नहीं, चलिए चलाते हैं ऐसे काम। ठीक है, तो शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के तहत दोस्तों यहाँ पर ये दिया गया है कि अल्पसंख्यकों को, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, अल्पसंख्यक किसको बोलते हैं आप भली भांति रूप से समझते हैं। ठीक है, तो अल्पसंख्यक समुदायों को उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता और जितनी भी उनकी भाषाएं हैं या जो उनकी संस्कृति है दोस्तों, जो उनकी लाइफ स्टाइल है, वो अपनी सुरक्षित रख सके, ये अधिकार भी हमारा भारतीय संविधान उनको मौलिक अधिकारों के तहत प्रदान करता है। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत, और अनुच्छेद 29 के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार भी स्पेशल तौर पर दिया गया है। अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी धार्मिक शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के लिए सरकार के द्वारा हेल्प की जाएगी। इस प्रकार से वो अपनी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ये उनका भी एक मौलिक अधिकार है दोस्तों। ठीक है, हालांकि इस पर कहीं आज प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, कई प्रश्न उठाए जा रहे हैं आज के टाइम पे, जिसे आज ठीक नहीं कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा आपसे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो हमारा आखिरी अधिकार है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ये अधिकार किस प्रकार का है दोस्तों, क्या है ये समझिए। अगर ये अधिकार ना हो आपका, अगर संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको संविधान में नहीं दिया गया होता, तो इससे पहले जितने भी अधिकार आपको संविधान के द्वारा दिए गए हैं, उन अधिकारों का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई महत्व नहीं रहता दोस्तों। समझिए कैसे, आपको अधिकार देता है संविधान। ठीक है, अब मान लेते हैं कि आपके अधिकार का किसी ने उल्लंघन कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, न्यायालय के पास जाएंगे। ठीक है, और जब न्यायालय के पास जाने का प्रावधान ही नहीं होगा, तो आपके अधिकार किस काम आने वाले बताइए मुझे, नहीं आ सकते ना। तो जो आपके अधिकारों का उल्लंघन होने पर जो आप न्यायालय में जाते हो ना, उसी का प्रबंध आपका अनुच्छेद 32 के अंतर्गत किया गया है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। और वो यूं है कि कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार वाला जो ये पॉइंट है, जो ये अधिकार है, इसे संविधान की एक विशिष्ट आत्मा बोला है डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। ठीक है, तो अंबेडकर ने कहा है कि ये संविधान की जो है दोस्तों आत्मा है। संविधान की क्या है, आत्मा है, संविधान का हृदय एवं आत्मा है। तो यहां पर होता कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है, और उस रक्षा के तहत ही दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है। अर्थात कि संविधान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये स्पेशल पावर दी गई है कि अगर किसी नागरिक के मूल अधिकारों की जब भी कोई बात आएगी, तो इन दोनों न्यायालयों को जो है 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होगा। और वो 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी है, चलिए आइए एक एक करके पांचों रिट के बारे में दोस्तों हम जान लेते हैं। रिट अर्थात होता है दोस्तों उसको संदेश देना या पर उसको आदेश देना। ठीक है, चलिए सबसे पहली रिट है, पांचों रिट का नाम एकदम रटा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल कंसिस्टेंटली याद होना चाहिए, उसका अर्थ भी आपको पता होना चाहिए, ये आवश्यक है। और इतना पता होना चाहिए कि पांचों रिट सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। सबसे पहली जो है दोस्तों, वो सबसे पहली है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण या कहें कि हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ यह होता है दोस्तों, जैसा इसका शब्द से पकड़िए, बंदी अर्थात जिसको गिरफ्तार किया गया है, प्रत्यक्षीकरण अर्थात प्रकट करना। ठीक है, तो इसके तहत न्यायालय किसी भी अधिकारी को यह आदेश दे सकता है कि जिसे आपने गिरफ्तार किया है उसको हमारे सामने पेश कीजिए।
ठीक है। और इस प्रकार की रिट कब जारी की जाती है कि जब जिसको गिरफ्तार किया है उसका संबंधी या उसका कोई मित्र या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का आवेदन न्यायालय में करे कि फलाने व्यक्ति को किसी अधिकारी के द्वारा गलत आरोप में गिरफ्तार किया गया है और उसको न्यायालय में पेश नहीं किया गया अभी तक, तो उसको पेश करवाए। तो इसमें दोस्तों न्यायालय जो है उसके लिए रिट जारी करके और उस अधिकारी को ये आदेश दे सकता है कि जिस व्यक्ति को आपने गिरफ्तार किया है उसे न्यायालय के सामने पेश करें। ठीक है। और नेक्स्ट रिट है आपकी परमादेश। परमादेश का मतलब होता है दोस्तों कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। तो हम आदेश देते हैं के अंतर्गत होता है कि जब किसी न्यायालय, माफ कीजिएगा, जब किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई अधिकारी अपना कार्य करने से मना कर दे, है ना। और आजकल तो सभी मना करते हैं। मना कब तक करते हैं? जब तक उसको रिश्वत ना मिले। ठीक है। जब रिश्वत मिलने के बाद ही, आजकल सरकारी कार्यालयों में काम कैसे होता है, रिश्वत के बिना कार्य होते ही नहीं है। किसी भी काम को करवाना है तो उनके अनुसार एक अलग अलग जो भी उनकी जो करप्शन है, रिश्वत है, वो फिक्स रहती है उनकी, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए जो भी होती है। ठीक है। तो बिना उसके तो आजकल किसी के बिना पैसों के हाथ ही चलते नहीं। उनका पेन ही इतना भारी है कि उनको उठ ही नहीं पाता है। तो पैसों से ही उनको एनर्जी मिलती है, तब जाके उनको पेन उठाने की ताकत मिलती है और वो साइन वगैरह करते हैं। वो जो भी है छोड़िए, आप सबको समझते हैं। तो परमादेश, इसका अर्थ यही होता है कि जब आप किसी सरकारी कार्यालय में जाते हैं और आपका कार्य करने से कोई अधिकारी मना कर दे, तो दोस्तों ये आपका मूल अधिकार है कि आप न्यायालय में जाकर के उसके खिलाफ ये जो है टिप्पणी कर सकते हैं, आवेदन लगा सकते हैं कि फलाने अधिकारी ने हमारा कार्य करने से मना किया है। इस कारण से आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाकर के दोस्तों इस प्रकार का आवेदन दे सकते हैं, जिससे वो न्यायालय उस अधिकारी के लिए एक परमादेश वाली जो रिट है वो जारी करेगा और पूछेगा उसे, भाई तुमने कार्य करने से किस प्रकार मना किया है, आपने कार्य करने से क्यों मना किया है, और वो कार्य करने के लिए उसे जो है मजबूर किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है 3 नंबर जो है दोस्तों हमारी रिट है तीसरी, वो है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का अर्थ होता है प्रोहिबिशन, दोस्तों प्रतिषेध, माफ कीजिएगा, प्रतिषेध रिट है हमारी नेक्स्ट। और इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत प्रतिषेध रिट में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा जो निम्न न्यायालय होते हैं, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उनको आदेश दिया जाता है। उनको आदेश देने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, अर्थात कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो, और उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट, दोनों इस प्रकार के रिट जो निम्न न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, उन न्यायालयों को दोस्तों कार्य को स्थगित करने के लिए जारी करते हैं। अर्थात कि ये एक ऐसा आदेश जारी करते हैं उस न्यायालय के लिए और कहते हैं, जब सिंपल भाषा में समझिए कि मान लेते हैं कि कोई अधीनस्थ न्यायालय है, वो अपना कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब जैसे मान लेते हैं कि वो कोई ऐसा कार्य कर रहा है जो उसके कार्य क्षेत्र में ना आता हो या उसकी शक्तियों के अंतर्गत ना आता हो, तो ऐसी स्थिति में वो जो पीड़ित व्यक्ति है वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आवेदन कर सकता है कि ये हमारा ये केस है जो कि अधीनस्थ न्यायालय के कार्य क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी ये केस उस अधीनस्थ न्यायालय में ही चल रहा है, तो उसको अब हाई कोर्ट में बुलवाया जाए या सुप्रीम कोर्ट में बुलवाया जाए या फिर उस कार्य को करने से रोक दिया जाए। तो इस प्रकार का आदेश हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को दे सकती है, भेज सकती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिट है दोस्तों वो है उत्प्रेषण की, जिसे बोलते हैं सर्शियरी, है ना। इसमें दोस्तों क्या होता है, किसी मामले को निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय में भेजने हेतु जारी किया जाता है। कोई ऐसा मामला है जो अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है और उसे दोस्तों हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लाना है, तो उसके लिए इस प्रकार की रिट जारी की जाती है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा को दोस्तों सिंपल भाषा में समझ सकते हैं आप, जैसा कि दोस्तों आप कई पिक्चरों में भी दिखाया जाता है, जिसमें कुछ लोग या कहें कि कुछ अधिकारी लोग क्या करते हैं कि कुछ फ्रॉड बनकर आ जाते हैं और अपना पद, किसी का भी पद हड़प लेते हैं, और जो एक्चुअल व्यक्ति होता है उसको बीच में ही रोक लिया जाता है ना। तो ये अक्सर हमें मूवियों में देखने को मिलता है, लेकिन अगर वास्तविक रूप से बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का अधिकार प्रच्छा ये रिट है, ये इस कंडीशन में लागू की जाती है कि जब कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है और उस पर किसी प्रकार की शंका हो कि ये इस पद पर हो ही नहीं सकता है, ये कहीं ना कहीं से जो है ये गलत प्रयोग कर रहा है अपने पद का, तो इस स्थिति में न्यायालय उसको आदेश दे सकता है, उसको एक लेटर भेज सकता है और उस लेटर में उससे पूछा जाता है कि आप अप्रूव कीजिए
आप प्रूव कीजिए कि किस अधिकार से आप अपने पद पर कार्य कर रहे हैं, आप किस अधिकार से अपने पद पर बैठे हुए हैं। तो उस आंसर में या आप कहें कि उसके जो जवाब होगा, उस जवाब में दोस्तों उसे प्रूव करना होगा, उसे प्रमाणित करना होगा कि उसे कब अपॉइंट किया गया था, किस आधार पर या किस संस्था ने उसको रखा है, किस प्रकार से या कौन सी पोस्ट उसको प्रोवाइड की गई है। ये सारी बातें उसे प्रूव करनी होगी न्यायालय में आकर के। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये 5 रिटें जारी की जाती है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, तो जब भी किसी भी आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो न्यायालय दोस्तों आपकी 5 प्रकार की रिट जारी करके और आपके मूल अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है, संरक्षण देता है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा हो दोस्तों। इसमें अब तक कोई डाउट तो मेरे ख्याल से नहीं बचा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला आपके लोगों के लिए, है ना, मुझे वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके अलावा 1 मिनट दोस्तों थोड़ा चेक कर लेते हैं कितना। चलिए कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा क्लास लंबी हो जाएगी। ओके, कुछ विशेष नहीं दोस्तों, लास्ट है, ज्यादा कुछ भी नहीं बचा। अब हम बात करें दोस्तों, अभी हमारी यही चल रहा था कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत ही जो मौलिक अधिकार हमने देखे दोस्तों, 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों पर हमारी चर्चा हुई है। इन 6 मौलिक अधिकारों का आपको सभी का नाम पता होना चाहिए और सभी अधिकार जो समानता के, स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार हमने पढ़े हुए हैं, सारे अधिकारों के आपको अनुच्छेद सहित आपको याद होने चाहिए अगर आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर पाना चाहते हैं तो। ठीक है, काम चलाओ तो फिर दोस्तों बिना अनुच्छेद के भी सब कुछ चलेगी, लेकिन अगर आपको विशिष्ट नंबर चाहिए, बहुत अच्छे नंबर चाहिए, तो आपको कुछ विशेष देना भी होगा एग्जामिनर को, ताकि वो आपके आंसर राइटिंग को देखकर ही खुश हो जाए और आपका डेटा देख करके, आपके नॉलेज देख करके वो खुश हो जाए, है ना। तो कुछ एडिशनल देना आवश्यक है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन की अर्थात संविधान की दोस्तों यही खूबसूरती है कि संविधान में आप जितना मसाला डालेंगे, जितना नॉलेज, जितनी जानकारी डालेंगे ना, आपको नंबर उतने ही अधिक मिलेंगे। अगर आप संविधान के अंदर कोई आंसर लिखते हैं, संविधान के अंदर का कोई आंसर लिखते हैं दोस्तों, और उसमें अगर आप अनुच्छेद जोड़ देते हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण लेता है, लेकिन अब यहां पर एक बात नहीं आ जाएगी दोस्तों। सिंपल सा इतना है कि देखिए, इतना समझ लीजिए कि शुरू से लेकर के जितने भी मौलिक अधिकारों का अध्ययन अभी तक हमने किया है, ये सारे अधिकार आपको संविधान के द्वारा दिए तो गए हैं, लेकिन अगर देश में कुछ स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती, अर्थात कि संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है देश में। संकटकालीन स्थिति हम किसको बोलेंगे? जब कोई भारी आक्रमण हो गया हो, या आंतरिक दोस्तों विद्रोह हुआ हो, सशस्त्र विद्रोह हुआ हो, या वित्तीय आपातकाल हो, या राष्ट्रपति ने किसी आधार पर आपातकाल की घोषणा देश के अंदर कर दी गई हो, तो उस स्थिति में आपके सारे मौलिक अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे, सिवाय अनुच्छेद 21 के, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको प्रोवाइड किया गया है। क्लियर हुआ? तो दोस्तों संकटकालीन स्थिति में आप जो है अपने मौलिक अधिकारों का प्रोटेक्ट करने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, सिर्फ संकटकालीन परिस्थिति में। और अगर कोई प्रकार की संकटकालीन परिस्थिति नहीं है तो आप न्यायालय में जाकर के अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। ये अधिकार आपको संविधान ने प्रदान किया है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज हमारा ये मौलिक अधिकारों पर फंडामेंटल राइट्स का सेशन लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन हमारा होगा मूल कर्तव्यों पर, फंडामेंटल ड्यूटीज पर। जिस प्रकार से अधिकार आवश्यक है उसी प्रकार से कर्तव्य भी आवश्यक होते हैं दोस्तों। अधिकारों के साथ कर्तव्य हमेशा चिपके रहते हैं, हमेशा साथ चलते हैं। जहां पर जिस समाज में अधिकार दिए गए, सिर्फ अधिकार होंगे दोस्तों, तो वहां पर अराजकता का आना अवश्यंभावी हो जाता, अराजकता फैल ही जाती है। ठीक है, लेकिन अगर अधिकारों के साथ साथ अगर व्यक्ति को उसके कर्तव्य भी अगर याद होंगे तो वो व्यक्ति जो है, वहां वो समाज होगी दोस्तों, वो समाज वाकई में अपना विकास कर पाएगी और पूरे देश का विकास करेगी। ठीक है, तो व्यक्ति के साथ अधिकारों के साथ साथ में कर्तव्यों का होना भी आवश्यक होता है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों की बात करूं तो
आपको स्वतंत्र रूप से क्लास को देखना आपका अधिकार है। स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करना, ये क्लास देखना आपका अधिकार है, जिसके तहत आप हमारा ये लेक्चर देख भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसके पीछे आपका एक कर्तव्य भी है, और वो कर्तव्य दोस्तों क्या है कि अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक और शेयर करते चलिए। ठीक है, सिर्फ लाइक और शेयर ये आपका कर्तव्य है ना। और वाकई में नेक्स्ट सेशन हमारा कर्तव्यों पर पूरे डिटेल में होगा। हालांकि छोटा सा सेशन रहेगा, लेकिन पूरे डिटेल में जितना भी अधिकतम हो सकेगा दोस्तों उतना मैं आपको उसमें भी देने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, क्लास काफी लंबी हो चुकी है, कुछ डाउट थे, लेकिन ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ये क्लास काफी लंबी हो गई, इसलिए इसको हम यहीं पर स्थगित करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं दोस्तों। आपके द्वारा सभी क्लासेस हमारी बहुत पसंद की जा रही है और बहुत लंबे समय तक चल रही है। काफी सब जो है दोस्तों, जो भी हमारी क्लास पर पहली बार आते हैं वो यहीं रुक कर रह जाते हैं। उसका भी एक विशेष कारण है कि पूरे यूट्यूब पे, मेरी बातों का विश्वास मत कीजिए, पूरे यूट्यूब पे जाइए, सर्च कीजिए। अगर इतना विस्तार से अगर कोई भी बीए की क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हो दोस्तों, तो मुझे जरूर बताइएगा। मेरे नॉलेज में तो अभी तक पूरे यूट्यूब पे बीए की कोई भी क्लास इतनी पूरे डिटेल में आपको कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है। और अगर किसी ने प्रोवाइड कर भी रहा होगा तो दोस्तों वो क्लासेस में एक टॉपिक आपको आज पढ़ा दिया जाएगा, अगला टॉपिक का कोई पता नहीं कब आएगा, या आएगा भी या नहीं आएगा। तो वहां पर कुछ टॉपिक के मतलब कुछ टॉपिकों को पढ़ा दिया जाता है। एक टॉपिक आपने मान लीजिए किसी और का पढ़ लिया, तो अगले टॉपिक के लिए किसी और को आपको सर्च करना पड़ेगा। लेकिन हम किस प्रकार से आपको क्लास दे रहे हैं आप भली भांति रूप से जानते हैं। सभी लेक्चर क्रम अनुसार, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है जिससे कि आपकी कंफ्यूजन बढ़ जाए। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आपकी डिमांड है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कॉल, इतनी सारी फैसिलिटी दोस्तों आपको किसी पेड क्लास में भी नहीं दी जाएगी। आप पेड क्लास भी लेते हो ऑनलाइन, तो उसमें भी दोस्तों आपको कॉलिंग फैसिलिटी नहीं दी जाती है। ठीक है, जो हम आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये मेरा कुछ भी नहीं है दोस्तों, बस मैं ये चाहता हूं कि जो मेरी मेहनत है बस आप लोगों के काम आए, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस मेरी पूरी मेहनत आपके काम आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।